तो डिजिटल पेमेंट पर एमडीआर चार्ज से जुड़ा बिल आज लोकसभा से पास हो गया। इसके साथ ही बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने का रास्ता भी साफ हो गया है। दूसरे बिल भी पारित हुए हैं जिनमें विदेशी पूंजी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम शामिल हैं। तो इस खबर को विस्तार से समझते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या अब महंगा होने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि ये कहना है कि हर डिजिटल ट्रांजैक्शन महंगा होगा, शायद ऐसा सही नहीं होगा, क्योंकि बिल तो पास हो गया है और इस बिल के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने का रास्ता भी साफ हो गया। रास्ता इसलिए साफ हुआ है कि जिस सेटलमेंट एक्ट में संशोधन किया गया है उसके तहत अब ये प्रावधान किया गया है कि कौन कौन से डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कोई चार्जेस नहीं लगेगा, उसकी सरकार एक लिस्ट जारी करेगी। उसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उस पर टैक्स लगाने का अधिकार मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि अभी लोकसभा से इस बिल को पारित किया गया है, उसके बाद संसद से पारित होने के बाद फिर राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फिर रिजर्व बैंक, फिर एनपीसीआई एक अलग अलग नोटिफिकेशन जारी करेंगे, गाइडलाइन जारी किया जाएगा और फिर ये बताया जाए कि ये ट्रांजैक्शन है जिस पे आप डिजिटल ट्रांजैक्शन पे चार्जेस नहीं ले सकते हैं। तो ये समझा जा रहा है, अब तक जो चर्चा हुई है वित्त मंत्रालय के अधीन, कि जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन है उसको शायद इससे बाहर रखा जाएगा। जो बड़े ट्रांजैक्शन है उस पर एमडीआर चार्जेस या दूसरे चार्जेस लगाने का प्रावधान किया जा सकता है। उसमें भी मुश्किल से कह सकते हैं कि 100 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो 25 पैसे से लेकर 30 पैसे का इस पर चार्ज लगाए, इस तरह कुछ प्रावधान किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये आप डिजिटल यूपीआई पेमेंट कर रहे होते हैं तो 25 रुपये आपके ऊपर ये चार्ज लग करके आए। ये चर्चा के दौरान एक विकल्प के तौर पर सामने आया। हालांकि अंतिम नोटिफिकेशन आने के बाद ये तस्वीर ज्यादा साफ होगी, लेकिन हाँ, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगाने का रास्ता साफ हो गया है। चाहे आप यूपीआई के जरिए ट्रांजेक्शन कर रहे हो या रुपए कार्ड के जरिए ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो ये अब साफ हो गया। पहले सिर्फ B2B में ये ट्रांजेक्शन चार्ज लगाने की इजाजत थी। जी लक्ष्मण जी, अब इसके अलावा जो ये बिल पारित हुआ है उसमें और कौन से अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं? देखिए, दरअसल जो बिल पारित हुआ वो टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल है। उसमें तो एक हिस्सा जो था, जो मैंने अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला बताया, बाकी जो 2 हिस्से हैं उसमें कोशिश ये की गई है कि विदेशी पूंजी को भारत में कैसे लाया जाए। जो ग्लोबल फंड मैनेजर होते हैं, भारत में अगर फंड लाते हैं तो वो भारत में कारोबार नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उनको इस पर टैक्स में बड़ी रियायत मिलेगी। तो इसके जरिए ये फायदा हुआ कि ग्लोबल फंड मैनेजर फॉरेन कैपिटल यहाँ पे विदेशी पूंजी भारत में ला सकेंगे। इतना ही नहीं, जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, भारत में कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं कि आप बनाइए, जैसे कि एप्पल कॉन्ट्रैक्ट देती है यहाँ पे किसी कंपनी को कि आप मेरे लिए प्रोडक्ट बनाइए, तो ऐसे में उनको टैक्स में बड़ी रियायत दी गई है। डेटा सेंटर की मंजूरी की प्रक्रिया भी आसान की गई, वहाँ भी ऑनरशिप की जगह फ्रेंचाइजी डेटा सेंटर की भी इजाज़त दे दी गई है ताकि लीज के आधार पर आप डेटा सेंटर चला सके। तो एक तरीके से विदेशी पूंजी लाने, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने, इस 3 थीम पर आधारित है ये पूरा बिल जिसको लोकसभा ने आज पारित किया है। लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच कैबिनेट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, चाहे कचरा हो या फिर गोबर, अब इससे गैस उत्पादन की रफ्तार में तेजी आएगी, क्योंकि आज कैबिनेट ने करीब 24,000 करोड़ रुपए की गोवर्धन स्कीम को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने और कौन से बड़े फैसले लिए हैं, लक्ष्मण जी से जानते हैं। लक्ष्मण जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण जी बताएं, कौन से बड़े फैसले हैं जो आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है जिस पर? देखिए, कैबिनेट की बैठक में करीब 7 से 8 प्रस्ताव आए थे मंजूरी के लिए, लेकिन इसमें से एक प्रस्ताव जिसको मंजूरी मिली है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और वो है आपको गोबर धन स्कीम। दरअसल गोबर धन स्कीम में ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसमें G का मतलब होता है गैल्वेनाइजिंग, O का मतलब है ऑर्गेनिक, B का मतलब है बायो, एग्रो रिसोर्सेज धन। हालांकि इसको गोबर धन इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि इस स्कीम के तहत खास तौर से जानवरों के जो गोबर होते हैं, गाय के जो गोबर होते हैं, जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, उन सबको मिलाकर के गैस का उत्पादन कैसे किया जाए। अब सुनते होंगे गांव में जाकर के कि गोबर गैस का प्लांट लगा हुआ है, तो वो बहुत दिनों चला आ रहा था लेकिन वो बहुत वायबल था नहीं। तो अब सरकार इस स्कीम के जरिए खर्च करेगी 23,731 करोड़ रुपए। इसके तहत जो ऐसे CBG प्लांट लगेंगे उसमें निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, इंटरेस्ट सबवेंशन की व्यवस्था होगी, प्लांट लगाने के लिए जो मशीनें खरीदी जाएगी उस पर सरकार इंसेंटिव देगी, उससे जो गैस निकलेगा उसके
उसके लिए प्रॉपर पाइपलाइन होगी, पाइपलाइन बिछाने को मंजूरी दी जाएगी, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, उस गैस की कीमत जो है वो बाजार के गैस की कीमत के बराबर हो, इसकी भी कुछ व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी ताकि गोबर गैस बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं, लोग यहाँ प्रोत्साहित होती है। गोवर्धन स्कीम जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के उत्पादन को बढ़ावा देगा। इतना ही नहीं, सीएनजी एलएनजी की इंपोर्ट की निर्भरता जो है वो काफ़ी हद तक कम होगी। तो एक तरीके से कहें एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ भी और ग्रीन एनर्जी की तरफ भी एक बड़ा कदम है, जिसका औपचारिक ऐलान कुछ ही देर में होने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी इन दोनों खबरों पर जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, बैंक बिल्डर के बीच अनैतिक गठजोड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को अपनी जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने बैंकों को भी निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर इसमें कोई शामिल है कर्मचारी तो उस पर कार्रवाई की जाए और इसकी मंजूरी दी जाए। कोर्ट में क्या कुछ हुआ है आज बता रहे हैं असीम मनचंदा। बहुत सारे होम बायर्स ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी कि वो लगातार ईएमआई दे रहे हैं लेकिन उनको उनके घर का पोजीशन नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं बैंकों और बिल्डर्स के बीच में एक गठजोड़ है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल 2025 में सीबीआई को जांच करने के निर्देश दिए थे। सीबीआई तब से इस मामले में लगातार जांच कर रही है। अब तक सीबीआई 11 चार्जशीट ऑलरेडी फाइल कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने बताया कि 34 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है, लेकिन बैंक्स अभी भी उनके ऊपर कार्रवाई करने की मंजूरी नहीं दे रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए बैंकों को कि आप इसमें कार्रवाई करने की मंजूरी दीजिए, सैंक्शंस आप दीजिए। तो साथ ही सीबीआई को कहा कि आप इस मामले में की जांच जो है काफी तेजी से करिए। तो सीबीआई अब तक इस मामले में 11 चार्जशीट फाइल ऑलरेडी कर चुकी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इस मामले में और तेजी आ सकती है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। बिजनेस और इंडस्ट्री को जीएसटी के मोर्चे पर जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों के लिए इंश्योरेंस और कार फैसिलिटी जैसे जरूरी खर्चों पर कंपनियों को आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए जीएसटी रिफंड के मुद्दे पर जल्द ही इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिल सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में कर्मचारियों को दिए जाने वाले इंश्योरेंस और स्टाफ को दी जाने वाली कार फैसिलिटी पर आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ करने पर फैसला हो सकता है। दरअसल इंडस्ट्री लंबे समय से कुछ निश्चित बिजनेस एक्सपेंसेस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ करने की मांग कर रही थी। लिहाजा इस प्रपोजल को वित्त मंत्रालय में जो जीएसटी पैनल्स है, खासतौर से लॉ पैनल, उस पर और फिटमेंट कमेटी दोनों में विचार विमर्श हुआ है और इन दोनों एक्सपेंसेस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ करने पर सहमति लगभग बन गई है। अब इन दोनों मुद्दों को आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में अंतिम मंजूरी के लिए ले जाया जाएगा। उसके बाद से इस पर अंतिम फैसला आ जाएगा। हालांकि इंडस्ट्री ने कई सारी और भी बिजनेस एक्सपेंसेस जो कि जरूरी है बिजनेस के लिए, उस पर क्लेम मांगा था, जैसे कैंटीन था उसमें। इसके अलावा क्लब एक्सपेंसेस और भी कई सारी बिजनेस एक्सपेंसेस थी, जिसमें बिजनेस प्रमोशन के लिए गिफ्ट कार्ड भी शामिल है। इन तमाम चीजों के लिए जरूरी खर्चे बताकर इंडस्ट्री इस पर आईटीसी क्लेम मांग रही थी, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है सिर्फ 2, जिसमें कर्मचारियों को दिए जाने वाले ग्रुप इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस और साथ ही साथ कार फैसिलिटी को लेकर इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ करने पर आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंजूरी मिलती दिख सकती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार में सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला है। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 374 पॉइंट और निफ्टी 11 अंक चढ़कर बंद हुआ है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में दबाव बना रहा। बाजार का पूरा अपडेट अब दे रही है रक्षा रावत। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार में एक दायरे में कारोबार देखने को मिला। कैश का जो सेशन है आज वहां से ज्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में नहीं देखने को मिली। अगर क्लोजिंग लेवल्स की बात करें तो यहां पर निफ्टी ने एक फ्लैट क्लोजिंग दी है, जबकि निफ्टी बैंक और सेंसेक्स ने आज मार्केट को काफी अच्छे से आउट परफॉर्म किया है। लेवल्स की बात करें तो निफ्टी बैंक करीब 0.5% से ज्यादा की तेजी के साथ क्लोज हुआ है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर भी एक दायरे में कारोबार देखने को मिला। आज की सेक्टोरल पिक्चर की बात करें तो यहां पर डिफेंस पैक ने काफी अच्छा कारोबार किया। आज के सत्र में एचएएल पर काफी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई, जहां से पूरा ही पैक बस करता हुआ नजर आया। इसके अलावा पीएसयू बैंक ने भी अच्छा खासा कारोबार किया। इंडेक्स देखिए 2% से ज्यादा के मूव्स दिखाई दिए। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड, इसके अलावा डिफेंस, पूरा ही जो काउंटर्स हैं वो काफी अच्छे कारोबार करते हुए नजर आए। लेकिन आज गिरावट नजर आई रियलिटी और मेटल पैक से, यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। इसके अलावा आईटी ने भी आज बाजार का साथ नहीं दिया। एफएमसीजी
की जो क्लोजिंग है वो फ्लैट हुई है और फार्मा में भी एक फ्लैट क्लोजिंग हुई है, लेकिन निफ्टी ऑटो यहां पर भी गिरावट देखने को मिली, इंडेक्स 1% डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आज के निफ्टी 50 कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, यानी निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें, तो रिलायंस आज बाजार को दिग्गजों ने काफी अच्छे से सपोर्ट किया। रिलायंस निफ्टी का टॉप गेनर बना, 3.5% के गेन्स यहां पर दिखाई दिए। इसके अलावा एसबीआई, ध्यान रहे कि कल नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से पहले यहां पर स्टॉक में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इसके अलावा बीईएल की बात करें तो पूरा ही डिफेंस पैक बस कर रहा था, जहां से बीईएल निफ्टी के गेनर्स में शामिल हुआ। इटरनल फूड डिलीवरी काउंटर्स काफी अच्छे आज नजर आए, स्विगी और इटरनल दोनों में तेजी देखने को मिली। और इसके अलावा जो इटरनल है वो निफ्टी 50 जो है गेनर्स में शामिल रहा। लेकिन निफ्टी 50 के आज लूजर्स की बात करें, यानी ड्रैगर्स कौन रहे? पावर ग्रिड, यहां पर 4% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और टीसीएस, यानी पूरा ही मेटल और आईटी पैक जो था आज बाजार को सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन डिफेंस पैक आज काफी अच्छा कारोबार किया और पूरा फोकस में रहा ये पैक। एचएएल पे काफी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई, गोल्डमैन सैक्स की, और वहां से पूरा ही काउंटर जो है वो बस करते हुए नजर आए। मजगांव डॉक यहां पर 6% से ज्यादा के गेंस। इसके अलावा एचएएल देखिए 6% के गेंस इस शेयर में भी देखने को मिले। आइडिया फोर्ज, एमटार टेक, सारे ही काउंटर्स जो हैं यहां पर निफ्टी डिफेंस को सपोर्ट करते हुए नजर आए। तो ये था आज के बाजार का हाल, जहां पर कैश सेशन की जो क्लोजिंग है उसने मार्केट लेवल्स को ज्यादा इंपैक्ट नहीं किया। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि अगर आप भी इंपोर्टेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो एक खबर जरूर जान लें, क्योंकि सरकार ने अब विदेशी ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है। सीडीएसईओ यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारतीय बाजार में कुछ इंपोर्टेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बिना वैध इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के भारतीय बाजार में बेचे जा रहे हैं, और ये कॉस्मेटिक रूल्स 2020 के तहत नियमों का उल्लंघन है, पूरी तरह से इलीगल है। ऐसे में जो प्रोडक्ट्स की वैधता और निगरानी को लेकर सरकार ने सख्ती बढ़ाई है, इसके तहत खासतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय और सीडीएसईओ की तरफ से राज्य सरकारों और पोर्ट अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी कंसाइनमेंट बिना इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन लाइसेंस से भारत में लैंड होता है तो उसको स्क्रूटनाइज किया जाए, उसको अंडर स्कैनर लेकर आया जाए। तो जाहिर तौर पर ये कदम उठाया गया है उपभोक्ताओं की सुरक्षा को लेकर। खासतौर पर अगर इस तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है तो हो सकता है वो प्रोडक्ट आपके लिए नुकसानदायक हो। इसी लिहाज से इसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ये सख्ती बढ़ाई गई है। चलिए इसी के साथ वेस्ट एशिया और रूस यूक्रेन युद्ध का असर भारतीय पर्यटन पर देखने को पड़ा, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अक्टूबर से अगले 1 साल तक घरेलू पर्यटन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। गांधीनगर में शुरू हुए 3 दिवसीय ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने ट्रैवल एक्सपर्ट से खास बातचीत की और जाना कि टूरिज्म सेक्टर में कौन सी संभावनाएं इस वक्त हैं। सर बताइए, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण टूरिज्म पर इम्पैक्ट आया था, अगला 1 साल डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए आप कैसा देखते हैं? देखिए, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के वजह से जो भी एक्सपेक्टेड था, या राइजिंग ऑयल प्राइसेस या राइजिंग फेयर्स के वजह से, इन सब की वजह से इम्पैक्ट जो डोमेस्टिक टूरिज्म पे तो नहीं आया। हमने जैसा देखा, जैसे कोविड के पहले भी ये शंका थी कि इसके बाद क्या होगा, बट कोविड के बाद जो रिकवरी हुआ वो कोविड से भी आगे चला गया। मध्य प्रदेश क्या अपेक्षा कर रहा है? क्या इनक्रेडिबल इंडिया का स्लोगन है वो लोग भी एक्सेप्ट करेंगे, और आपके राज्य में टूरिज्म की संख्या कैसे देखते हैं? सर, मध्य प्रदेश का लोगो जो हमारा हेडलाइन है वो यही है, हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, और हम सभी का स्वागत करते हैं। हम अलग अलग एग्जीबिशंस में पिछले कई सालों से जा रहे हैं, और हमारे जो मिडिल ईस्ट का आप बता रहे हैं उससे इतना डोमेस्टिक में इफेक्ट नहीं आया है, क्योंकि हमारे नंबर्स कहते हैं, हमारे नंबर्स ग्रो ही हो रहे हैं हर साल। आप देखेंगे हमारा लास्ट ईयर 2024 में 13 करोड़ का डोमेस्टिक का मार्केट था, जो 14.5 करोड़ के से ज़्यादा का नेक्स्ट ईयर हुआ है, और अभी हमें एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर में और हम ग्रोथ करने वाले हैं। किस तरह से टूरिज्म को आप बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आए हैं, और क्या अगला साल आप देख रहे हैं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से? सर, जो ये वॉर हुई है इससे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसने हमारी रोड्स को इतना अच्छा कर दिया कि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो पहाड़ी इलाकों में नहीं जा पाते थे, लेकिन अब आराम से जा सकते हैं। ग्रोथ वहाँ पे है, लेकिन अगर मैं बोलूँ फ्लाइट्स के लिए तो थोड़ा सा पेट्रोल की वजह से फ्लाइट के चार्जेस बढ़े हैं।
चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं रांची छात्र आंदोलन की। रांची में परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में छात्र आंदोलन आज 13वें दिन भी जारी है। देश भर में छात्रों को मिल रहे समर्थन के बीच आज राज्य सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हो सकती है। कल 2 अधिकारियों ने छात्रों से मिलकर बातचीत का प्रस्ताव दिया था और छात्रों ने आज सरकार के साथ बातचीत के लिए छात्रों का प्रतिनिधि मंडल भेजने की बात कही है। इधर आपको बता दें, आंदोलनकारी छात्रों से बात करने के लिए राज्य सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। इसमें 4 मंत्री और 1 अधिकारी शामिल हैं। हालांकि इसका कोई आधिकारिक ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है। अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। जेनजी एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर देश में उभरा है और आरएसएस भी जेनजी तक अपनी पहुंच बढ़ाने की मुहिम में लग गया है। तो आज हम आवाज अड्डा में इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। जेनजी कनेक्शन सियासी एक्शन जरूर देखिए शाम 7:57 पर। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका के फाउंडर तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न केस में दोषी ठहराया है। कोर्ट ने गोवा ट्रायल कोर्ट के 2021 के फैसले को पलट दिया, जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया था। इसके बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और आपको बता दें, कोर्ट ने तेजपाल को रेप और यौन उत्पीड़न का दोषी माना है और साथ ही 10 साल की सजा भी सुनाई है। आदेश के वक्त तेजपाल कोर्ट में मौजूद थे और तरुण तेजपाल ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। हम लोग अभी इसको अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं इस जजमेंट से। हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो मटीरियल था, एविडेंस था, उसको अप्रिशिएट नहीं किया है। तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के रहेंगे कि क्या हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश की। कई इलाकों में यहां पर सुबह से ही बारिश हो रही है। दिल्ली में सुबह हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, लेकिन जल भराव की वजह से मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। कई सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे खासतौर पर सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कनॉट प्लेस में बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया। इस बीच मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गुरुग्राम में भी मूसलाधार बारिश देखने को मिली है और असर दिखा है ट्रैफिक जाम पर। सड़कों पर जल भराव की वजह से कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम दिखाई दिया। कई रास्तों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां बीच में ही फंस गई। हालात को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने निजी कंपनियों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की अपील की और साथ ही इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। फूड रेगुलेटर FSSAI ने 100% शुद्ध प्रोडक्ट के भ्रामक दावों पर कड़ा एक्शन लिया है। डाबर जैसे स्थापित ब्रांड को अपने प्रोडक्ट वापस लेने पड़े। तो आज हम कंज्यूमर अड्डा में इसी पर ही खास चर्चा करेंगे शाम 5:57 पर। जरूर देखिए, 100% शुद्ध जरूरी है युद्ध। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।